नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 18वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 17 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 आप देने जा रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं अब बहुत ही कम समय शेष आपके पास बचा हुआ है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं हुई है तो अब बिना देर किए हुए हमने जो कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्रैश कोर्स अब बन करके तैयार है और 20 दिन में पढ़ने के लिहाज से ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, और इसमें जो सबसे मुख्य है पोर्शन है निबंध का, जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें कवर करता है। बहुत सारे निबंध इसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद मॉडल निबंध भी लिख करके दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो इस नंबर 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। साथ ही लोअर पीसीएस मेंस का अगर जो है एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह पहला प्रश्न हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से ही है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, उत्तर देते हुए कमेंट बॉक्स में चलिए। पालिशदार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया? नवपाषाण युग के, हिमपाषाण युग के, पुरापाषाण युग के और मध्यपाषाण युग के। तो ABCD में से उत्तर देना है। तो निश्चित रूप से A इसका उत्तर है। पालिशदार पत्थरों का प्रयोग नवपाषाण युग के लोगों ने किया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं। तो इस काल में यानी नवपाषाण काल में कृषि और पहिए का भी आविष्कार किया गया। आग का आविष्कार हालांकि पूरा पाषाण काल में हुआ था, किंतु उसका सर्वाधिक उपयोग नवपाषाण काल में किया गया। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित सातवाहन नरेशों में से किसे तिसमुद तोय पितवाहन कहा गया, क्योंकि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? तो पहले तो एक प्रश्न मैं आपके लिए यहीं पे दे रहा हूं कि 3 समुद्रों का पानी उसके घोड़े पीते थे, तो ये 3 समुद्र कौन से थे? अब आइए प्रश्न के ऑप्शन पे। तो यज्ञश्री सातकर्णी, सिमुक, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था और यह सातवाहन शासकों में सबसे महान था। इसका पिता शिव स्वाति एवं माता गौतमी बलश्री थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शासकों के नाम के साथ अपनी माताओं के नाम का उल्लेख करना प्रारंभ किया, तो इस वंश के शासकों ने। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं इनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल दिए हुए हैं, दूसरे तरफ वर्तमान भारतीय राज्यों के नाम दिए गए हैं। 3 इसमें से सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है, उसी को हमें छांटना है। तो दायमाबाद महाराष्ट्र ये तो सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, रोपड़ पंजाब ये भी सही है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान सही नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। आइए व्याख्या देखें। तो राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में घग्घर नदी पर स्थित है और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धौलवीरा के बाद दूसरा विशालकाय नगर है।
इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर, हालांकि इसकी खोज तो पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन व्यापक पैमाने पर उत्खनन यहाँ पे 1997-99 के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। इसी प्रकार से दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी की घाटी पर स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर हम आ चुके हैं और ये प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, लोधी गार्डन और तुगलकाबाद का किला। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जिस क्रम में इनका निर्माण हुआ है उस क्रम में जो है इन्हें सजाइए। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इसका उत्तर न आ रहा हो तो ये तो आपको पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो ये लोग तो सबसे पहले थे। इसमें अगर आप देखें, लोदियों के बारे में पढ़ें, तुगलकों के बारे में पढ़ें, तो पता ही है कि दिल्ली सल्तनत में तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश। तो इस प्रकार से देखें तो सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि ए सबसे पहले बी में प्रारंभ हो रहा है और ए में प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में हमने दिमाग लगा के 4 ऑप्शन को 2 ऑप्शन में बदल दिया है। तो ऐसी परीक्षाओं में 4 से भले 2। तो कुतुब मीनार तो सबसे पहले ही बना होगा। और अगर थोड़ा भी आपको ये पता है कि फतेहपुर सीकरी अकबर से रिलेटेड है और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश का साम्राज्य शुरू है, ये दोनों तथ्य आपको पता है, तो फतेहपुर सीकरी सबसे लास्ट में होगा, यानी 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए और 1 पहले होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बी हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो लोधी गार्डन लोधी शासन के दौरान निर्मित हुआ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और निर्माण अकबर के समय हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। तो ये बी इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो 5वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है? ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। तो घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की विधि, तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी से ये जुड़ा हुआ है। और एक प्रसिद्ध फैक्ट है ये, चराई कर तथा गढ़ी कर, हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। जमात खाना मस्जिद, ये भी। दीवान अमीर कोही, इस पद की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। तो 5 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आइए व्याख्या देखें। तो दीवान ए अमीर कोही सल्तनत काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे स्थापित किया था। और भी बहुत सारे तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 6ठे प्रश्न पर हम आ गए हैं। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 2 लोगों के बीच हुई थी, चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। और इसमें यह माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह थोड़ा अंग्रेजों के आगे ज़्यादा ही झुक गए थे। तो ये 1809 ईस्वी में संधि हुई थी। तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ था? तो सतलज नदी को दोनों राज्यों यानी महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य और ब्रिटिश राज की सीमा मान लिया गया और लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई। सतलज के पूर्व यानी सिस सतलज। अब हम आ गए हैं 7वें प्रश्न पे। थोड़ा ये जो है कठिन प्रश्न होने वाला है। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो इस अधिनियम में मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से पड़ता है।
भारत के प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया तथा बंगाल, बंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बराबर अधिकार दिए गए। तो ये गलत है, क्योंकि 1833 के चार्टर्ड के माध्यम से भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई थी। शुरुआत तो 1773 में ही किया गया था। 1833 में वो केंद्रीयकरण अपने चरम पे पहुंचा था और बंबई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी उनसे कानून बनाने का भी अधिकार छीन लिया गया था। तो ये तो गलत है। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक चौथे सदस्य को बढ़ाया गया था जो कि कानूनी सदस्य था, और वो जब कानून बनता था तभी आता था। तो वो चौथा सदस्य था, न कि 5वां सदस्य था। तो ये गलत है। इस एक्ट के अधीन ब्रिटिश संसद को दासों की अवस्था सुधारने और उन्नत दास प्रथा को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। तो देखिए, ब्रिटिश संसद को यह अधिकार निश्चित रूप से नहीं दिया गया था। भारत में गवर्नर जनरल को यह कहा गया था। इस एक्ट में निश्चित रूप से यह प्रावधान था कि भारत से दास प्रथा, इस व्यवस्था को सुधारना है। ठीक है, तो इस एक्ट के अधीन ब्रिटिश संसद को दासों की अवस्था सुधारने और उन्नत दास प्रथा को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। ये ब्रिटिश संसद के मामले में नहीं, ब्रिटिश संसद ने यह प्रावधान किया था कि भारत में जो प्रशासन है कंपनी का वो इसे समाप्त करे। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो एक ही इसमें सही है और वो है ए। आइए व्याख्या देखें। तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम पर मैकाले एवं जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या क्या हुआ? तो कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, केंद्रीयकरण किया गया, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया, कानून बनाने और उसको संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किया गया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इस अधिनियम द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई, हालांकि भेदभाव समाप्त हुआ नहीं। इस एक्ट के तहत भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो भूगोल की शुरुआत हो चुकी है। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, डिमोस। तो जल्दी से उत्तर बताइए कि इनमें से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो डिमोस बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। आइए व्याख्या देखें। तो बृहस्पति के आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड आदि प्रमुख उपग्रह हैं, जबकि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं जो सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। और इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोमोलाइट। तो बी इसका उत्तर है ग्रेनाइट। आइए व्याख्या देखें। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो वितलीय आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। आइए व्याख्या देखें। तो फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया के अंतर्गत एक द्वीपीय राष्ट्र है और इसकी राजधानी है सुवा। तो बी इसका हमारा उत्तर है। अब आ गए हम 11वें प्रश्न पे। निम्नलिखित जल डबरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो वो कौन सा जल डबरू मध्य है? डेविस जल डबरू मध्य, डेनमार्क जल डबरू मध्य, डोवर और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो जल्दी से इसका उत्तर जो है बताइए। तो सी हमारा उत्तर है, डोवर जल डमरू मध्य। आइए व्याख्या देखें।
तो डोवर जल डमरू मध्य ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में स्थित है, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इस जल डमरू मध्य में 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं, जो इंग्लैंड के फोल्क स्टोन एवं फ्रांस के कैलाश शहर को जोड़ती हैं। 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान किसका है? तो एक फैक्ट आपको दिया जा रहा है, दूसरा फैक्ट पूछा जा रहा है। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए व्याख्या देखें। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे लगभग 4 करोड़, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर लगभग 2.25 करोड़, बिहार 1.5 करोड़ से ज्यादा और तमिलनाडु 1.5 करोड़ से थोड़ा ही कम। 13वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? 45%, 55%, 65%, 75%। इसे बहुत बार कोट किया जाता है और ये है 65%। तो 13 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। अब आ गए हम 14वें प्रश्न पे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है। मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की और जल की। तो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। आइए व्याख्या देखें। तो कीट भक्षी पौधे अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है तथा ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियां थैले के समान होती हैं जिसमें घटपण कहते हैं। जैसे नेपेंथीज नामक पौधे की पत्तियां ब्लेडर के रूप में होती हैं। न्यूट्रिकुलेरिया नामक पौधे की पत्तियां ब्लेडर के रूप में होती हैं जो जलीय कीटों को पकड़ने में सहायक होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज तक जिस सबसे बड़े जीव के पकड़े जाने की खबर है वह एक चूहा है। तो चूहा तक को भी पकड़ लिया गया इन कीट भक्षी पौधों के द्वारा। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं। 15वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है बोरान। आइए व्याख्या देखें। तो अंगूर में हेन एंड चिकन रोग बोरान की कमी से होता है और नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। मक्का में पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी से होता है। 16वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है रोग, सूची 2 में है वो किस कारण से रोग होते हैं। इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। नीचे कूट दिया गया है तो बी इसका उत्तर है। असल में सारे के सारे पहले से ही सुमेलित ही हैं। तो 16 का हमारा उत्तर बी है। तो आइए व्याख्या देखें। तो काली खांसी, हिमोफिलिस, पर्टुसिस, कुष्ठ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेलिडम। आ गए 17वें प्रश्न पर हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है। निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित रूप से नहीं होती है। वृक्षों द्वारा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है। नहीं। तो हमारा 1 और 2 सही है और इसलिए 17 का हमारा जो उत्तर है वो सी सही है। आइए व्याख्या देखें। तो प्रकाश संश्लेषण का पूरा मामला यहाँ ऊपर लिखा गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। तो शैवाल पादप जगत के सरल जीव हैं जिनमें प्रायः पर्ण रहित पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों व चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, न कि पेड़ों द्वारा। तो अब 18वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बैसिलस थ्यूएनजेंसिस, बैसिलस सबटाइल्स, बैसिलस पोलीमिक्सा, बैसिलस ब्रोविस। तो 18 4 ऑप्शन में से बताना है, तो ए इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो फसलों में कीटों से बचाव के लिए किसान रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जो वातावरण और मानव दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। साथ ही धीरे धीरे इन कीटनाशकों का असर भी क्या होता है, कम होने लगता है। ऐसे में किसान हानिकारक कीटों से बचाव के लिए सूक्ष्म जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जैविक कीट प्रबंधन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक घटना चक्र है, जिसे नाश जीवों के प्रबंधन में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है। यह संतुलित, अस्थायी और किफायती कीट प्रबंधन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रधानमंत्री सहित इंडियन पॉलिटी का पहला प्रश्न आ गया है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी, यह संशोधन के माध्यम से लाया गया है, और 15% जो है ये है। आइए व्याख्या देखें। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रावधान 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया। अब आ गए 20वें प्रश्न पे हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन निश्चित रूप से। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये भी सही है। अनुच्छेद 48A स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पदार्थों पर प्रतिबंध, असल में ये गलत है। और अनुच्छेद 50 शक्ति का पृथक्करण। आइए व्याख्या देखें। तो संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह यानी राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों या वन्य जीवों के संरक्षण का उत्तरदायित्व निभाएगा। अब आ गए हम 21वें प्रश्न पे, और ये चुनावी बांड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ध्यान से पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो चुनावी बांड से जुड़े हुए इन 3 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, भारत सरकार ने चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल बांड कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित की गई इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। और एक व्यक्ति चुनावी बांड केवल अकेले खरीद सकता है, अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से नहीं। असल में यही गलत है। तो 1 और 2 करेक्ट है। तो आइए व्याख्या देखें। तो भारत सरकार ने चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया। योजना के प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल बांड कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित की गई इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। एक व्यक्ति से अधिक चुनावी बांड अकेले खरीद सकता है अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी खरीद सकता है। एसबीआई ऐसे बांड जारी करने वाली एकमात्र अधिकृत बैंक है। अब आ गए 22वें प्रश्न पे हम। तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहली बार भारत 50 के अंदर आया है और वही पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्थान है। तो 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। आइए थोड़ी बात इसकी की जाए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने 48वां स्थान स्थापित किया है। 2019 की तुलना में 4 स्थान आगे आने के साथ ही भारत शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसिट बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो पूछ लेगा कि वैश्विक नवा सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है।
अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है विदेशी ऋण की नीलामी से, शेयर का क्रय और विक्रय से, ऋण पत्रों में व्यवसाय से और सोने का विपणन से। तो निश्चित रूप से सी, ऋण पत्रों में व्यवसाय से इसका आशय है। 23 का हमारा उत्तर है सी। तो आइए व्याख्या देखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है, और खुले बाजार की क्रियाओं को थोड़ा सा विस्तार से यहां लिखा गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह किसके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? स्वयं सहायता समूह के लिए, सिविल सेवकों के लिए, किसान के लिए, बैंक कर्मचारी के लिए। तो 24 का हमारा उत्तर है बी, ये सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है। आइए व्याख्या देखें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। यह सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है, जिसका उद्देश्य दक्षतापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में सुधार लाना है। अब आ गए हम अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई आधिकारिक भाषा को जोड़ा गया है? कश्मीरी को, डोगरी को, हिंदी को। तो उपरोक्त सभी को ही जोड़ा गया है। आइए व्याख्या देखें। तो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भाषा को जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इसे अमल में लाने के लिए संसद सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो जैसा भी लगा हो उस हिसाब से इसे लाइक डिसलाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।